दोस्तों कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हो चुका है 5 अगस्त 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों बिहार में कोरोना के मामले में तेजी से गिरावट को देखते हुए स्कूलों को खोलने का फैसला कर लिया गया है। जहां स्कूलों के साथ ही सिनेमा हॉल भी खुलेंगे। बाजारों को भी 7 बजे तक खोलने का फैसला हुआ है। जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में अनलॉक को लेकर कई फैसले लिए गए हैं। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने स्कूलों को खोलने के बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि 6 अगस्त से 9वीं और 10वीं के स्कूल खोले जाएंगे। यानी कि कल से स्कूल खोल दिए जाएंगे। पहली से 8वीं तक के स्कूल 15 अगस्त से खोले जाएंगे। फिलहाल स्कूलों में केवल 50% छात्रों की उपस्थिति होगी। इसके साथ ही सिनेमा हॉलों को भी खोलने का फैसला लिया गया है। सूत्रों के अनुसार सिनेमा हॉल में 50% कैपेसिटी ही रखनी होगी। बाजारों में शाम 7 बजे तक खोला जा सकेगा। मॉल को भी खोलने का निर्णय लिया गया है। फिलहाल सप्ताह में केवल 3 दिन ही मॉल खुलेंगे। दोस्तों अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का ग्राउंड फ्लोर साल 2023 के अंत तक तैयार हो जाएगा। इसके बाद श्रद्धालु राम के दर्शन कर पाएंगे। राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े सूत्रों से यह जानकारी मिली है। यह 5 अगस्त को राम मंदिर के भूमि पूजन का 1 साल होने जा रहा है, यानी कि आज। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन किया था। यह मंदिर का पूरा परिसर 2025 के अंत तक बनकर तैयार हो सकता है। और इसमें करीब 1000 करोड़ रुपए की लागत आ सकती है। मंदिर ट्रस्ट को पहले से ही करीब 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा मिल चुका है। यह मंदिर का पूरा परिसर 110 एकड़ के इलाके में होने का अनुमान है, जो लगभग 67 एकड़ के मूल क्षेत्र से काफी बड़ा है। यह ट्रस्ट मौजूदा परिसर के आसपास ज्यादा भूमि का अधिग्रहण कर रहा है। दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कई जिलों के नाम बदल गए हैं। यह सिलसिला अभी तक जारी है। फिरोजाबाद का नाम चंद्रनगर रखने का प्रस्ताव जिला पंचायत से पास हो चुका है। इसके साथ ही योगी सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम वरागना लक्ष्मीबाई के नाम पर रखने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा है। इसी बीच एक और जिले का नाम बदलने की चर्चा शुरू हो गई है। योगी सरकार में राज्य मंत्री गुलाब देवी ने अपने गृह जनपद संभल का नाम बदलकर क्षत्रिय राजा पृथ्वीराज चौहान के नाम पर पृथ्वीराज नगर किए जाने की मांग उठाई है। दोस्तों बिहार की राजधानी पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 15 अगस्त के बाद कभी भी पंचायत चुनाव का ऐलान किया जा सकता है। यह क्योंकि आयोग ने इसको लेकर सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दे दिया है। खबर के अनुसार बिहार निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के अधिकारियों से कहा है कि वे 15 अगस्त तक पंचायत चुनाव की तैयारी पूरी कर ले। जैसे ही ये तैयारी पूरी कर ली जाएगी, इसके बाद बिहार में पंचायत का चुनाव की घोषणा की जा सकती है। दोस्तों आमतौर पर सावन के महीने में चिकन और अंडे की डिमांड में कम हो जाती है, लेकिन इस बार डिमांड तो गिरी है, लेकिन कीमत 7वें आसमान पर पहुंच गई है। कारोबारियों का कहना है कि किसान की लागत दुगनी हो गई है, इसीलिए थोक बाजार में चिकन की कीमत 200 रुपए तक पहुंच सकती है। वहीं अंडे की कीमत अभी जो थोक बाजार में 4 से 5 रुपए है, वे 2 रुपए प्रति अंडे तक बढ़ सकती है। यह मतलब साफ है कि रिटेल में अंडे के दाम 8 रुपए के पार निकल सकते हैं। तो चलिए ये भी जान लेते हैं कि आखिर अंडा और चिकन का दाम क्यों महंगा हो रहा है। जी हां, डीजल और पेट्रोल की कीमत में लगातार हो रही बढ़ोतरी से किसानों की लागत बढ़ी है। वहीं अब पोल्ट्री फार्मिंग करने वाले किसानों को सोयाबीन की बढ़ती कीमतों ने परेशान कर दिया है। किसानों ने बताया है कि मुर्गियों को खिलाने के लिए बनने वाले दाने की कीमत में 50% तक की बढ़ोतरी हुई है। पहले इसकी कीमत 28 से 32 रुपए प्रति किलो थी, वहीं अब इसके दाम बढ़कर 45 रुपए से 50 रुपए प्रति किलो हो गए हैं। दोस्तों बिहार सरकार बिहार में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था का दावा कर रही है, लेकिन सहरसा से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है उसे देखकर सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि अस्पतालों की स्थिति क्या है। जी हम बात सहरसा सदर अस्पताल की कर रहे हैं, जहां बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल 1 साल के मासूम को सांप ने काट लिया था, जिसके बाद परिजन आनंद फानन में उसे सहरसा सदर अस्पताल लेकर पहुंचे। जब बच्चे की स्थिति गंभीर थी, इसीलिए उसे अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में एडमिट कर दिया गया, लेकिन अस्पताल में उस वक्त बिजली नहीं थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अस्पताल के जनरेटर में डीजल नहीं था, जिसके कारण पूरे अस्पताल में अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। बिजली चले जाने के बाद जनरेटर संचालक डीजल लाने के लिए पेट्रोल पंप के लिए रवाना हुआ। इस दौरान करीब 45 मिनट तक बच्चे का इलाज मोबाइल के टॉर्च लाइट में किया गया। जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, अस्पताल प्रशासन भी पौने घंटे तक मूक दर्शक बने रहा।
दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बताने पर बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा को लपेटा है। जी हां, बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष ने तो उपेंद्र कुशवाहा को अवसरवादी नेता तक कह डाला। जी हां, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव रंजन ने बिना नाम लिए उपेंद्र कुशवाहा पर हमला बोला है। जी हां, उन्होंने कहा है कि कुछ नेता आजकल पीएम पद के लिए काबिलियत का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। जी हां, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक राजीव रंजन ने उपेंद्र कुशवाहा पर तंज कसते हुए कहा है कि आसमान पर तबीयत से अरमानों के पत्थर उछालते रहिए, सुराख पैदा नहीं होने वाला। मोदी जनता के हैं और जनता मोदी की, जब दूसरों के लिए वैकेंसी नहीं है। दोस्तों, 7 बच्चों में 3 बेटियों को बेसहारा बनाकर माता पिता घर छोड़कर चले गए। जी हां, बिहार के जमुई जिले में 3 मासूम बच्ची भटक रही है। ये तीनों के माता पिता ने उसे छोड़ दिया है। जी हां, उसके माता पिता पंजाब चले गए हैं। यहां गौर करने वाली बात यह है कि अपने साथ दोनों पुत्र को ले गए हैं। जी हां, और 3 बच्चियों को छोड़ दिया है, जबकि 2 बेटियों की शादी हो गई है। इससे स्पष्ट है कि आज भी समाज बेटा बेटी के बीच फर्क करने से बाज नहीं आ रहे हैं। जी हां, जबकि बेटियां लगातार बेहतर मुकाम हासिल कर रही है। जी हां, अपने परिजनों के साथ गांव और देश का नाम भी रोशन कर रही है। लेकिन जमुई जिले के लक्ष्मीपुर थाना के दिगरा गांव की यह घटना मर्माहत करने वाली है। दरअसल पिता अनिल बिंद और माता यशोदा देवी को 5 पुत्री और 2 पुत्र हैं। 2 पुत्री की शादी हो चुकी है। 3 पुत्रियों में 12 वर्षीय वर्षा कुमारी, 9 वर्षीय आशा कुमारी तथा 5 वर्षीय शिवानी कुमारी और 2 पुत्र माता पिता के साथ रहते थे। शराबी पिता अनिल बिंद ने अपनी जरूरत के लिए सारी जमीन बेच दी। घर में खाने के लाले पड़ने लगे तो फिर 6 माह पहले ही तीनों पुत्रों को छोड़कर वह पत्नी यशोदा देवी और 2 पुत्रों के साथ पंजाब चला गया। ग्रामीणों ने बताया है कि 6 माह पहले तीनों बच्चों को छोड़कर उसके माता पिता चले गए। ये तीनों गांव में भीख मांगकर अपना जीवन गुजार रही थी। मंगलवार की शाम तीनों भीख मांगते मांगते लक्ष्मीपुर बाजार पहुंच गई, जिसके बाद वहां के लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। यह जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों बहनों को थाने ले आई। पूछताछ में बड़ी बहन वर्षा ने पुलिस को बताया है कि पापा मम्मी हम तीनों को दवा लाने के बहाने बाजार जाने को कहा। जब हम लोग दवा लाने बाजार गए तो वे मम्मी और दोनों भाई को लेकर पंजाब चले गए। जब हम लोगों को कोई खाना नहीं दे रहा था तो भीख मांगकर अपना जीवन गुजार रही थी। बाद में थाना अध्यक्ष ने मामले की जानकारी चाइल्ड लाइन को दिया। जब कोरोना और मेडिकल जांच कराकर तीनों बहनों को चाइल्ड लाइन को सुपुर्द कर दिया गया। दोस्तों, अभी टोक्यो ओलंपिक में देश की महिला हॉकी खिलाड़ियों की धूम मची हुई है। बिहार के खगड़िया जैसे सुदूर इलाके में भी असुविधाओं के बीच यहां की महिला हॉकी खिलाड़ी नित्य नए कीर्तिमान रच रही है। सुविधा के अभाव के बीच खेलते हुए भी जिले के नवनीत कौर, अंजू कुमारी, नाजरीन आगा, रिमझिम कुमारी नेशनल प्रतिस्पर्धा में स्थान पा चुकी है। रिमझिम का कोलकाता में चयन भी हुआ है। यह हॉकी के कोच विकास कुमार कहते हैं कि 12 साल पहले जब यहां महिला हॉकी टीम का गठन किया गया था तो यह उम्मीद नहीं थी कि संसाधनों के अभाव के बीच भी यहाँ की बेटियां इतनी ऊंचाई तक पहुंचेगी। सामाजिक ताने बाने, साधन सुविधाओं के अभाव के बीच यहाँ की खिलाड़ी सफलता के परचम लहरा रही है। हॉकी की बदौलत खुशबू कुमारी और रीना कुमारी आज बिहार पुलिस में सेवा दे रही है। यह वर्तमान में 30 से ज्यादा महिला हॉकी खिलाड़ी कोसी कॉलेज के मैदान में नियमित अभ्यास कर रही है। हाँ, कोरोना के कारण उनके प्रदर्शन मैचों पर अवश्य पड़ा है। यह 10 बार की राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी नवनीत कौर कहती हैं कि क्या खेलूंगी, यहाँ ना एक हॉकी मैदान ना फिर गोल पोस्ट है। इनकी व्यवस्था खेल अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के एजेंडे से गायब है। 3 बार नेशनल खेल चुकी नाजरीन आगा कहते हैं कि कभी कभी निराशा होती है। अभी भी हमारा समाज खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब के माइंड सेट से मुक्त नहीं हुआ है। शायद इसीलिए अधिकारी और जनप्रतिनिधि खेल की ओर ध्यान नहीं देते हैं। खगड़िया की बेटियां अपने दम पर परचम लहरा रही है। दोस्तों, बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि बेहतर देखभाल और पोषण ही नवजात शिशुओं एवं छोटे बच्चों को स्वस्थ रखेगा। यही नहीं, इससे बच्चों की मृत्यु दर में भी कमी आएगी। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की पहल जारी है। इसी कड़ी में 3 माह से 15 माह तक के बच्चों के लिए भी बिहार में एक नई पहल की गई है। जी अब 3 माह से 15 माह तक के बच्चों को आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर गृह आधारित देखभाल करेगी। इसमें शिशु के स्वास्थ्य एवं पोषण का पूरा ख्याल रखा जाएगा। आशा गृह भ्रमण के दौरान छोटे बच्चों का स्तनपान, टीकाकरण, स्वच्छता, पूरक आहार, एनीमिया एवं आहार विधिवत्ता का ख्याल रखेंगी। साथ ही साथ छोटे बच्चों में होने वाली संभावित स्वास्थ्य जटिल की पहचान करके उसके सही प्रबंधन के लिए माता पिता को उचित सलाह देंगी।
दोस्तों, जातीय जनगणना को लेकर बिहार बीजेपी धर्म संकट में फंसती नजर आ रही है। इस मुद्दे पर सीएम नीतीश पीएम मोदी से मिलने का मन बना लिया है। इसके लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास ले जाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि विपक्ष के साथ साथ एनडीए के नेता उस प्रतिनिधिमंडल में शामिल हो। सीएम नीतीश कुमार की इस पहल के कारण बिहार बीजेपी के सामने धर्म संकट की स्थिति पैदा हो गई है। राजनीतिक जानकारों की माने तो बिहार बीजेपी को यह समझ नहीं आ रहा है कि इस मुद्दे पर कैसे पीएम मोदी का सामना किया जाए, क्योंकि केंद्र सरकार साफ कर चुकी है कि जातीय जनगणना नहीं कराई जाएगी। इधर 2019 में ही ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास भी हो चुका है। इस मुद्दे पर जेडीयू, आरजेडी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के सुर मिल चुके हैं। सिर्फ बीजेपी ही अलग थलग पड़ी हुई है। इधर सीएम नीतीश ने साफ कर दिया है कि जातीय जनगणना से समाज में कोई तनाव नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि यह बिल्कुल भी गलत बात है कि जातीय जनगणना से समाज में तनाव पैदा होगा। उल्टे समाज में खुशी होगी। हर वर्ग के लोगों को उनकी वास्तविक संख्या का पता चल जाएगा, जिससे सभी संतुष्ट हो जाएंगे। आज तक जितने लोगों से हमारी बात हुई है, सभी इस मत के समर्थक मिले। दोस्तों, बिहार में 4 लाख सरकारी कर्मचारियों को स्वतंत्रता दिवस से पहले नीतीश सरकार तोहफा दे सकती है। बताया जा रहा है कि राज्य कैबिनेट की ओर से सरकारी कर्मियों के डीए को बढ़ाने की मंजूरी दी जा सकती है। बिहार सरकार के वित्त विभाग ने इसको लेकर तैयारियां भी जोर शोर से कर रही है। बिहार सरकार अपने कर्मियों को 1 जुलाई 2021 के प्रस्ताव से ही डीए यानी कि महंगाई भत्ता देगी। इससे संबंधित प्रस्ताव को वित्त विभाग अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। इस बार होने वाली कैबिनेट की बैठक में इसके पारित होने की संभावना जताई जा रही है। 15 अगस्त के पहले राज्य कर्मियों को बढ़ा हुआ 28% महंगाई भत्ता का तोहफा मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं बिहार के महान गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह के बारे में। जी हाँ, पूरी दुनिया के महान गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन पर पूरा बिहार गर्व करता है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में बड़ी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। लेकिन सरकार की लचर व्यवस्था ने उनकी जिंदगी में अंधेरा कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार वशिष्ठ नारायण सिंह के जीवन में एक वक्त ऐसा था जहां वह स्पेस एजेंसी नासा में काम करते थे। वही एक वक्त ऐसा भी आया जहां वह कई साल गुमनामी में अपनी जिंदगी बिताई। उन्होंने अपने देश के लिए नासा की नौकरी छोड़ दी थी। कहते हैं कि वशिष्ठ नारायण सिंह ने नासा की नौकरी छोड़कर भारत आ गए और वो आईआईटी कानपुर में पढ़ना शुरू किया। लेकिन उनकी जिंदगी भारत आने के बाद बिल्कुल ही बदल गई। और वो एक बड़ी बीमारी से ग्रसित हो गए तथा वो एक गुमनाम व्यक्ति की तरह जिंदगी बिताने लगे। आपको बता दूं कि गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह ने महान वैज्ञानिक आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत को चुनौती दी थी। उनके बारे में कहा जाता है कि नासा में अपोलो की लॉन्चिंग से पहले जब 31 कंप्यूटर कुछ समय के लिए बंद हो गए तो कंप्यूटर ठीक करने पर उनका और कंप्यूटर का कैलकुलेशन एक जैसा ही था। इससे नासा के सभी वैज्ञानिक हैरान हो गए थे। वशिष्ठ नारायण सिंह ने बिहार बोर्ड के सरकारी स्कूल से अपनी पढ़ाई शुरू की थी और पटना साइंस कॉलेज से स्नातक किया था। इसके बाद वे अमेरिका चले गए और फिर कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल की थी। वे बिहार के लोगों के लिए आज भी प्रेरणा के स्रोत हैं। दोस्तों, राजनीति में कब कौन किधर रुक कर सकता है यह समझ पाना बहुत ही आसान नहीं है। लेकिन यह तय है कि राजनीति में कुछ भी अस्थायी नहीं है। पेगासस जासूसी मुद्दे की जांच कराने को लेकर कई दिनों से संसद के अंदर और बाहर विपक्ष सरकार पर दबाव बनाने में लगी हुई है। इसको लेकर बार बार संसद की बैठक भी स्थगित हो रही है। इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी विपक्ष के सुर में सुर मिलाते हुए सरकार से इसकी जांच कराने की मांग करके सरकार के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी है। नीतीश कुमार के इस रुख से राजद नेता लालू प्रसाद यादव ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार हमारे दिल में रहते हैं। उन्होंने कहा है कि रिश्ते तो बनते बिगड़ते रहते हैं और हम लोग तो साथ में रहे हैं। इससे राजनीति में फिर से किसी भी बड़े बदलाव की आशंका बढ़ती जा रही है। दोस्तों, लखनऊ में जिस कैब ड्राइवर को लड़की ने बीच चौराहे पर पीटा था, उस कैब ड्राइवर का कहना है कि उसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट वापस चाहिए। साथ ही लड़की के खिलाफ प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग की गई है। लड़की की गिरफ्तारी की मांग के साथ सोशल मीडिया पर अब #जस्टिस फॉर कैब ड्राइवर ट्रेंड होने लगा है। यूजर्स कैब ड्राइवर के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि लखनऊ के अवध चौराहे पर प्रियदर्शिनी नारायण यादव नाम की लड़की ने कैब ड्राइवर सदाअत अली को बीच सड़क पर
थप्पड़ ही थप्पड़ मारे। जहां आरोप है कि प्रियदर्शनी ने कैब ड्राइवर का फोन भी तोड़ा और कार में रखे 600 रुपए लूट लिए। प्रियदर्शनी ने आरोप लगाया है कि कैब ड्राइवर उस पर कार चलाने की कोशिश कर रहा था। जहां इसके बाद उसने अपना बचाव करते हुए उसे कार से बाहर निकाला और उसे पीट दिया। जहां सोशल मीडिया पर एक के बाद एक 3 वीडियो वायरल हुए। जहां पहले वीडियो में लड़की ओला कैब ड्राइवर को बीच सड़क पर एक के बाद एक उछल उछल करके थप्पड़ मारती हुई दिखाई दे रही है। इस दौरान कैब ड्राइवर चुपचाप मार खाता रहा। उसने यह भी कहा है कि अगर कोई लड़का होता तो फिर बताता। दूसरे वीडियो में दिखाई देता है कि कैब ड्राइवर को बचाने आए अन्य शख्स को भी लड़की ने थप्पड़ मार दिया। हालांकि इसका उसे जवाब भी मिला। पोल तब खुली जब तीसरा वीडियो सामने आया। यह वीडियो सीसीटीवी फुटेज का था। इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि लड़की सड़क पार करती है। कैब ड्राइवर उसे देखते ही कार रोक देता है। इसके बावजूद भी लड़की उसे कार से खींचकर पीटने लगती है। आपको बता दूं कि इस मामले में सोशल मीडिया पर गुस्से के बाद पुलिस को लड़की के खिलाफ एक्शन लेना पड़ा और उसके खिलाफ केस दर्ज करना पड़ा। उधर कैब ड्राइवर ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट वापस चाहिए, यानी कि उसकी इज्जत वापस चाहिए। कैब ड्राइवर ने लड़की के खिलाफ भी प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग की है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे पुलिस प्रशासन क्या करती है। दोस्तों, संसद के मानसून सत्र में देश की हालिया स्थिति, महंगाई और पेगासस जासूसी मामले को लेकर हंगामा बरपा हुआ है। जहां विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। इसी क्रम में बुधवार को सदन की कार्रवाई शुरू होने से एक दिन पहले टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। जी हां, पेगासस मामले पर गृह मंत्री को चुनौती देते हुए डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि अगर अमित शाह संसद में आ गए तो मैं अपना सिर मुंडवा लूंगा। संवाददाताओं से बात करते हुए डेरेक ओ ब्रायन ने दावा किया है कि अमित शाह पेगासस मुद्दे पर चर्चा से भाग रहे हैं। वे विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को संसद में नहीं देखा। डेरेक ओ ब्रायन ने सीबीआई के पूर्व स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किए जाने पर भी सवाल उठाया है। यह टीएमसी सांसद ने कहा है कि मोदी शाह के चहेते अफसर को दिल्ली का कमिश्नर नियुक्त किया गया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए खुशखबरी है। जब पीएम मोदी को आगामी 9 अगस्त को देश भर के 9 करोड़ किसानों को पीएम किसान योजना के तहत 19,000 करोड़ रुपए भेजेंगी। हर किसान के बैंक अकाउंट में 2-2 हजार रुपए आएगा। पीएम किसान योजना के तहत सरकार किसानों के बैंक खाते में हर साल 3 किस्तों में 6,000 रुपए ट्रांसफर करती है। अब तक किसानों को 8 किस्तें भेजी जा चुकी है। अब 9वीं किस्त जारी होंगी। इससे पहले 8वीं किस्त का भुगतान 14 मई को किया गया था। पिछले साल पीएम किसान योजना की आखिरी किस्त क्रिसमस पर यानी कि 25 दिसंबर 2020 को अदा की गई थी। दोस्तों, बिहार सरकार के मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता संतोष कुमार सुमन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। जहां बिहार सरकार की SC/ST कल्याण मंत्री संतोष सुमन ने 10 मांगों वाला पत्र प्रधानमंत्री को सौंपा है। हालांकि इसमें कहीं भी जातीय जनगणना की चर्चा नहीं है। बिहार सरकार में लघु जल संसाधन विभाग के मंत्री संतोष सुमन ने प्रधानमंत्री का पार्लियामेंट एनेक्स में पीएम मोदी से मुलाकात करके उन्हें 10 मांगों वाला पत्र सौंपा। पीएम मोदी को लिखे गए पत्र में संतोष सुमन ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वर्तमान आर्थिक और सामाजिक स्थिति को लेकर कई बिंदुओं पर चर्चा की गई है। दोस्तों, बिहार के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के हर पंचायत में 15 अगस्त तक आरटीपीएस काउंटर खोला जाएगा। इसको लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। खबर के मुताबिक बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने सभी पंचायतों को पत्र लिखकर सख्त आदेश दिए हैं और कहा गया है कि 15 अगस्त 2021 तक हर हाल में आरटीपीएस काउंटर खोलना है। इसके लिए धनराशि भी जारी कर दी गई है। आपको बता दूं कि हर पंचायत में आरटीपीएस काउंटर से ग्रामीण इलाकों में लोगों को जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड से संबंधित कई तरीके के प्रमाण पत्र बनाने के लिए उन्हें शहर या अनुमंडल जाने की जरूरत नहीं होगी। इतना ही नहीं, मंत्री ने सभी पंचायतों में आरटीपीएस काउंटर खोलने का समय 10 बजे से 12:30 बजे तक एवं 2 बजे से 5 बजे तक निर्धारित भी कर दिया है। इस अवधि में लोग आरटीपीएस काउंटर पर जाकर किसी भी प्रकार के प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं।
दोस्तों, सीएम नीतीश कुमार ने टोक्यो ओलंपिक 2020 के मुक्केबाजी प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी लवलीना बोरगोहेन को शुभकामनाएं दी है। यह साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि भारत की बेटी लवलीना बोरगोहेन ने ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतकर मुक्केबाजी के इतिहास में नया कीर्तिमान स्थापित किया है, जिस पर हर भारतीय गौरवान्वित है। उन्होंने कहा है कि लवलीना बोरगोहेन प्रगति की ऊंचाई के शीर्ष पर पहुंचे और भारत का नाम रोशन करते रहें, मेरी ऐसी शुभकामनाएं हैं। दोस्तों, बिहार में अवैध बालू खनन के मामले में सरकार की कार्रवाई लगातार जारी है। यह ताबड़तोड़ कार्रवाई से कई अफसर, अधिकारी और अन्य संलिप्त लोग सहमे हुए हैं। इनमें से कई लोग तो अंडरग्राउंड भी हो गए हैं। यह पहले भी इस मामले में 2 IPS सहित दोषी मिले 41 अफसरों पर गाज गिर चुकी है। मिली जानकारी के मुताबिक नई लिस्ट बनी है जिनमें 65 लोगों का नाम सामने आया है। यह बालू के अवैध खनन मामले में 2 IPS सहित दोषी मिले 41 अफसरों पर गाज गिरने के बाद भी पुलिस मुख्यालय और आर्थिक अपराध इकाई की कार्रवाई जारी है। जब बालू के खेल में दोषियों से सांठगांठ और उनका साथ देने वाले अफसर और तस्करों पर भी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। 6 जिलों में अवैध खनन में शामिल बालू माफिया, तस्कर और सफेद पोस्ट की लंबी सूची तैयार की गई थी। इनमें 65 ऐसे व्यक्ति हैं जिनके खिलाफ आंतरिक, तकनीकी और अन्य तरह की जांच तेज हो गई है। यह साक्ष्य के आधार पर जल्द ही इनके खिलाफ केस दर्ज हो सकता है। दोस्तों, बिहार में जातीय जनगणना का मुद्दा तो हमेशा ही चर्चा में रहता है। इसी बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी के MLC संजय पासवान ने इससे संबंधित एक विवादित बयान दे डाला है। इस बयान में उन्होंने विपक्षी समाजवादी विचारधारा की पार्टियों पर कोटा पॉलिटिक्स करने का आरोप लगाया है। इस बारे में बोलते हुए मंगलवार को उन्होंने कहा है कि इस समय गरीबों की जनगणना करने की जरूरत है, न कि जातिगत जनगणना। मिली जानकारी के अनुसार हाल ही में जदयू के सांसदों की एक प्रतिनिधिमंडल ने जातीय जनगणना की मांग की थी। इसको लेकर पार्टी के निर्वाचित अध्यक्ष ललन सिंह के नेतृत्व में सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की थी। इस समय पर संजय पासवान का यह बयान आया है। इस मामले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने यह भी साफ कर दिया है कि इस मामले से उनकी पार्टी बीजेपी के गठबंधन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों, दुर्लभ बीमारी से ग्रस्त अयास का मसला बिहार विधानमंडल तक उठ चुका है। पटना के रहने वाले अयास के इलाज के लिए 16 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। इसे देखते हुए जनप्रतिनिधि से लेकर आम लोग तक उसके परिवार के लिए मदद की गुहार लगा रहे हैं। कई लोग मदद के लिए आगे भी आए हैं, लेकिन कुछ लोगों ने इस बच्चे की बीमारी के नाम पर ठगी का भी धंधा शुरू कर दिया है। ऐसा ही मामला सामने आने पर अयास के पिता ने पुलिस से शिकायत की है। उन्होंने बताया है कि किसी अपरिचित ने उनके बच्चे के इलाज के नाम पर उनके खाते में रुपये मांगना शुरू कर दिए। उन्होंने ठग का मोबाइल नंबर भी पुलिस को उपलब्ध कराया है। अयास के पिता आलोक कुमार सिंह इसको लेकर लिखित शिकायत रूपसपुर थाने में दर्ज कराई है। पुलिस मामले की छानबीन में लगी हुई है। दोस्तों, बिहार के पटना, गया, भागलपुर, दरभंगा, नवादा, समस्तीपुर, नालंदा, पूर्णिया समेत किसी भी जिले या फिर शहर में जमीन की खरीद कर रहे हैं तो फिर आप सबसे पहले ये मालूम करें कि वे जमीन किसके नाम से है। इसके बाद आप उस जमीन की खरीदारी कर सकते हैं। यह ताजा रिपोर्ट के अनुसार बिहार सरकार के राजस्व विभाग ने लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए ऑनलाइन जमीन की जानकारी चेक करने की सुविधा प्रदान कर दी है। अब आप बिहार के किसी भी शहर में किसी भी जमीन, खेत या फिर प्लॉट के मालिक का नाम अपने ऑनलाइन के द्वारा चेक कर सकते हैं, यानी कि आप ऑनलाइन के द्वारा चेक कर सकते हैं। बिहार में कोई भी जमीन किसके नाम पर है, इसकी जानकारी के लिए आप बिहार भूमि की वेबसाइट पर विजिट करें। इसके बाद आपको अपना जिला सेलेक्ट करना होगा, फिर अपना अंचल सेलेक्ट कीजिए, फिर आप अपना मौजा सेलेक्ट करें। जैसे ही आप मौजा सेलेक्ट करेंगे उसके बाद उस मौजा में जितने भी नाम हैं उसकी लिस्ट स्क्रीन पर आ जाएगा, जिसे आप देख सकते हैं। अब आप खाता नंबर से ये जान सकते हैं कि आप जो जमीन खरीद रहे हैं उस जमीन का असली मालिक कौन है। दोस्तों, मौसम विभाग ने 6 अगस्त तक बिहार के कई जिलों में भारी बारिश के साथ वज्रपात की आशंका जताई है और इन इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। विभाग के मुताबिक इन जिलों में सामान्य से अधिक बारिश होने की अनुमान है, जबकि पटना सहित दक्षिण बिहार के जिलों में अगले 24 घंटे में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। इस दौरान पश्चिमी चंपारण, खगड़िया, समस्तीपुर, भागलपुर, किशनगंज, अररिया, मधुबनी, कटिहार, पूर्णिया और सुपौल समेत कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ जोरदार बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून की ट्रफ
रेखा अभी गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर होते हुए झारखंड की तरफ आगे बढ़ रही है और इसकी सक्रियता फिलहाल बिहार की जगह झारखंड के हिस्से में अधिक दिखाई दे रही है। इस वजह से इन दो राज्यों के मौसम में कई तरह के बदलाव दिख रहे हैं और यही वजह है कि मौसम का पूर्वानुमान भी कई बार सही नहीं हो पा रहा है। इसके विपरीत कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश हो रही है। उत्तर बिहार के पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार में मौसम विभाग ने भारी बारिश के साथ वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही दक्षिण बिहार के बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, लखीसराय में भी हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। दोस्तों, किशनगंज जिले में रेल पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने मानव तस्करी के दौरान बेंगलोर ले जा रहे 5 बच्चों को किशनगंज रेलवे स्टेशन से बरामद किया है। जब बरामद सभी बच्चे अररिया के रहने वाले बताए जा रहे हैं, वही पुलिस को देखते ही तस्कर मौके से फरार हो गया। जब बच्चे को छोड़कर मामले के बाद स्टेशन पर हड़कंप मच गया, जब पुलिस सभी बच्चों से उनके स्वजनों यानी कि परिजनों और घर का पता पूछ रही है। आगे की कार्रवाई जारी है। यह कार्रवाई करने के बाद सभी बच्चों को उनके परिजनों के हवाले कर दिया जाएगा। दोस्तों, क्रिकेट और हॉकी में हमने अक्सर भारत और पाकिस्तान का हाई वोल्टेज मुकाबला देखा है, जहां पर अब दिल थामकर बैठिए, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक में भी दोनों देशों के बीच यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला होने वाला है। ये टोक्यो ओलंपिक में भी 7 अगस्त को भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। इस दिन भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ी अपने देश के लिए स्वर्ण पदक की जंग करेंगे और ये जंग भाला फेंक के मैदान पर होगी। इस मुकाबले में भारत के नीरज चोपड़ा गोल्ड जीतने के सबसे बड़े दावेदार हैं। आपको बता दें कि टोक्यो ओलंपिक के 12वें दिन भारत के स्टार जेवलिन थ्रो और नीरज चोपड़ा ने अपने पहले ही प्रयास में कमाल का थ्रो किया है। उन्होंने 86.65 मीटर दूर भाला फेंका। इसी के साथ वे फाइनल में प्रवेश कर गए हैं। नीरज अब 7 अगस्त को फाइनल मुकाबले खेलेंगे। आपको बता दें कि नीरज इस थ्रो के साथ ही पहले स्थान पर रहे हैं। नीरज अगर फाइनल में भी ऐसे ही प्रदर्शन करते हैं तो फिर वे गोल्ड के सबसे बड़े दावेदार होंगे। वहीं पाकिस्तान के अरशद नदीम ने भी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। आपको बता दें कि कल खेले गए क्वालिफिकेशन राउंड में पाकिस्तान खिलाड़ी अरशद नदीम ने 85.16 की थ्रो फेंककर फाइनल का टिकट कटाया है। अब 7 अगस्त की पाकिस्तानी खिलाड़ी और नीरज चोपड़ा की सबकी नजर रहेगी। दोस्तों, महाराष्ट्र और दिल्ली समेत कई राज्यों में कोरोना के नए मामले में काफी कमी आई है और देश में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार कम हो गई है। लेकिन इसी बीच केरल में कोरोना के लगातार बढ़ रहे नए मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। नए केस को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक एक्सपर्ट की टीम केरल भेजी है, जिसने राज्य में कोरोना विस्फोट की असली वजह का खुलासा किया है। केंद्र सरकार की एक्सपर्ट टीम के अनुसार केरल में कोरोना के नए मामलों से लगातार बढ़ोतरी का सबसे बड़ा कारण होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड-19 के मरीजों की निगरानी में लापरवाही है। इस वजह से राज्य में कोरोना के नए केस तेजी से बढ़ रहे हैं और देश भर के दैनिक मामलों में 50% मामले यहां दर्ज किए जा रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार ने 29 जुलाई को 6 सदस्यीय टीम को केरल भेजा था, जो स्थिति का जायजा ले रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्रीय टीम ने पाया है कि राज्य में होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों की मरीजों की पर्याप्त निगरानी नहीं की जा रही है और वे आसपास घूम रहे हैं। इस वजह से राज्य में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। केंद्रीय टीम ने यह भी माना है कि राज्य को अब ठोस कदम उठाने होंगे और इसके तहत जिन लोगों में थोड़े भी गंभीर लक्षण हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए, क्योंकि केरल में अधिकांश कोविड-19 के बेड अब भी खाली है। दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में देश भर के किसान आंदोलन कर रहे हैं। वहीं किसान बिल के बाद भाजपा से वर्षों पुराना गठबंधन तोड़ने वाला अकाली दल भी किसानों की मांग की पैरवी कर रहा है। वहीं मंगलवार को शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने मंगलवार को संसद के बाहर भाजपा सांसद हेमा मालिनी को गेहूं का ठंडल दिया और अभिनेत्री से नेता बनी किसानों का समर्थन करने को कहा। समाचार एजेंसी ANI द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में हरसिमरत कौर बादल ने हेमा मालिनी को एक गेहूं का ठंडल सौंपा। जब वह संसद में प्रवेश कर रही थी, किसानों के समर्थन में तख्ती लिए शिरोमणि अकाली दल सांसद हेमा मालिनी के कंधे पर थपथपाया और उनसे किसानों का समर्थन करने को कहा। हरसिमरत कौर बादल ने भी हेमा मालिनी को आश्चर्यचकित कर दिया जब उन्होंने अपनी तख्ती पलट दिया और दावा किया है कि हेमा जी किसानों का समर्थन करती है। जहां केंद्र के 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को लेकर शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी के सांसद संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पेगासस स्पाईवेयर विवाद और कृषि सुधार कानून पर विपक्ष के विरोध के कारण पहले 2 हफ्तों में संसद के मानसून सत्र में लगातार व्यवधान देखा गया है।
दोस्तों, कोरोना महामारी के बीच टीकाकरण समेत अन्य सरकारी और प्राइवेट काम आधार कार्ड के बिना मुश्किल है। आज के समय में बैंकिंग से लेकर ट्रेन में सफर करने के लिए, टिकट लेने से लेकर हर जरूरी काम के लिए आधार कार्ड अनिवार्य हो गया है। इसी को देखते हुए आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था UIDAI ने एक नियम में बदलाव किया है। UIDAI ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि अब लोग आधार कार्ड साथ नहीं होने पर भी कुछ विकल्पों को इस्तेमाल करके अपना जरूरी काम पूरा कर सकते हैं। UIDAI के अनुसार आधार लेटर, E-आधार, M-आधार और आधार PVC कार्ड भी सामान्य रूप से मान्य और स्वीकार्य है, यानी कि अब इसे भी आधार की तरह यूज किया जा सकता है। जी, आधार पत्र या फिर किसी भी सामान्य कागज पर अगर आधार कार्ड डाउनलोड किया गया है तो भी यह पूरी तरीके से वैध है, मान्यता है। जी, अगर किसी व्यक्ति के पास एक कागजी आधार कार्ड है तो उसे अपने आधार कार्ड को लेमिनेट कराने या फिर पैसे देकर तथा कथित स्मार्ट कार्ड प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है। जी, वहीं आधार कार्ड के गुम हो जाने पर भी अपने आधार कार्ड को बिना किसी शुल्क के, यानी कि बिना किसी पैसे से www.eaadhar/uidi.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। इसे प्लास्टिक की PVC पर छापने की कोई भी जरूरत ही नहीं है। दोस्तों, BSEB ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट वार्षिक कंपार्टमेंटल विशेष परीक्षा 2019 और इंटरमीडिएट और हाई स्कूल वार्षिक परीक्षा 2020 में शामिल हुए छात्रों को मार्कशीट और सर्टिफिकेट में करेक्शन कराने का मौका दिया है, यानी कि गलती सुधारने का मौका दिया है। यह छात्र अपनी मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट में करेक्शन करा सकते हैं। जिन छात्रों की मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट में नाम और माता पिता के नाम में गलती है या कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, जाति, वर्ग या लिंग में गलती है, तो उन्हें अपने प्रमंडल में स्थित समिति के क्षेत्रीय कार्यालय में आवेदन करना होगा। क्षेत्रीय कार्यालय में आवेदन करना होगा। आवेदन 11 अगस्त तक कर सकते हैं। आवेदन के लिए समय साक्ष्य के तौर पर दस्तावेज जमा करने होंगे, लेकिन पहले ऐसे छात्रों को अपनी मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट में गलती सुधार के लिए शपथ पत्र, बोर्ड द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन कार्ड, एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी से संबंधित स्कूल में जमा करनी होगी। स्कूल के प्रिंसिपल इसका सत्यापन करेंगे। इसके बाद सत्यापित किए गए आवेदन की कॉपी निर्धारित फीस के साथ प्रमंडल में स्थित समिति के क्षेत्रीय कार्यालय के काउंटर पर जमा करके रसीद लेनी होगी। यह करेक्शन के बाद, यानी कि सुधार के बाद, रिवाइज मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट की दूसरी कॉपी मिलेगी। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।